जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। पेन पेपर लेके बैठिएगा और जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं 2023 में दरोगा का, मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले इस आपका चैनल जो है आप फुल्ली डेडिकेटेड है, ठीक है, आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। तो बेल आइकन और आप जो भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो भी हम यहाँ क्वेश्चंस आपके बारे में बताने वाले हैं, स्पेशली आज हम लोग ब्लड से डील करेंगे, तो एक नोट आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लड से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे आप इजीली कर पाओगे। और दरोगा वाले को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है डे बाय डे हर एग्जाम में ये बढ़ता जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, पर जो साइंस के जो ये है, ठीक है, ये डे बाय डे हर एग्जाम में बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। और प्री में भी आपका जैसे कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपका भी 25 से 26 क्वेश्चन हो सकता है इस बार बढ़ा दिया जाए। तो वेल प्रिपेयर्ड अपने आप को करके रखिए, ठीक है। नीचे आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक होगा। देखिए जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, ठीक है, पहला एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो बीपीएससी में पूछा गया था, हर एग्जाम को हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आज बीपीएससी का लिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, किसी में आपका क्वेश्चंस कहीं भी आराम से सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ ट्रांसफ्यूजन का बात किया गया कि जब भी हम लोग, ठीक है, यहाँ बात किया गया कि इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कॉम्पेटेबल नॉट ओनली इन द ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन, हिंदी वाले पढ़ लेंगे। जो आपको बताया गया, जो क्लासेस दिए गए उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, दोनों में हमने समझाया। बट अभी थोड़ा जल्दी फास्ट करने के लिए हम किसी एक मोड को लेके चलेंगे। देखिए तो यहां बताया क्या, जो ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो जब भी हम लोग ब्लड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं देखना होता है, और क्या देखना होता है यहां पूछा गया। तो इसका सही आंसर हमने बताया था, वो होता है आपका आरएच फैक्टर। अगर आपके ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर है तो आप आरएच पॉजिटिव हो, अगर आपके अंदर नहीं है तो आरएच नेगेटिव हो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको यह समझाया था, जो आरएच फैक्टर है ये सबसे पहले किसमें नहीं मिला था, तो हमने आपको बताया था मॉन्की में मिला था, ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद अगर इस क्वेश्चन का बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर और डोनर का बात किया गया। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, तो वो है आपका एबी, और यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदेही, मतलब जो सबको दे सकता है ब्लड, वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ, और जो सबसे ले सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्रही है, वो है आपका एबी। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, यहां बोला है कि सर्वग्रही जो है ये है आपका कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे हर पेपर में 2 से 1 क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। अब जल्दी से आ जाइए। अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करूंगा, आप ध्यान से बैठ जाइएगा, अपना नोट बना लीजिएगा। यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है बट हम दोनों तरीके से करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल्दी करना है। तो लिखने में हिंदी तो मेरा एक पेज लिखने में 1 घंटा लगता है, तो काफी टाइम लग जाता है। आप ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड का बात करें, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है, तो क्या बोलोगे, ब्लड का पीएच जो होता है आपका होता है 7.4 जो होता है आपका पीएच होता है, ठीक है। ब्लड का जो पीएच कितना होता है, तो वो होता है आपका 7.4 होता है। दैट मींस जो ब्लड जो है आपका क्या है, एक बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, एक क्षारीय है, क्षारीय है, नेचर में कैसा है ये क्षारीय है। ब्लड का पीएच, और एक हम हमेशा कराते हैं जो आपका टीयर है, जो आपका आंसू का है, ये हमेशा हमने आपको साथ में करवाया कि आपका बोलते हैं ना खून के आंसू रोना, तो खून मतलब खून और आंसू का जो पीएच है वो कितना है आपका 7.4 है। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चंस आपके बने। उसके बाद पूछा जाए कि ब्लड जो है आखिर क्या है, पूछा जाता है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी उत्तक है। क्या है ये, एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये एक संयोजी उत्तक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, ठीक है। अब क्वेश्चंस वाइज ही मैं करवा रहा हूं जितने क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला ब्लड क्या है, तो एक संयोजी उत्तक है, दैट मींस कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा ब्लड का पीएच कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.4 होता है। तीसरा ब्लड का कौन सा 2 पार्ट है, कितने पार्टों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये 2 पार्टों में बांटा गया। अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, थ्रोम्बो, वो अलग चीज है, वो क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो नहीं है। ब्लड को बेसिकली कितने पार्टों में बांटा गया, तो 2 पार्टों में बांटा गया। पहला क्या होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका रक्त कोशिकाएं, दैट मींस जो ब्लड सेल्स होते हैं वो। तो ब्लड को कितने पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्टों में पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो जो पहला पार्ट है प्लाज्मा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, आप जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा
कि ब्लड का कौन सा पार्ट है जो पूरे बॉडी में, मेरे फिर से ध्यान देना, जो पूरे बॉडी में हार्मोन को सर्कुलेट करता है आपके पूरे बॉडी में। आपको पता है हार्मोन क्या होता है? हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलती है? मेरे साथ बोलो। तो आपका अंतस्रावी ग्रंथि से। और अंतस्रावी ग्रंथि क्या करती है? जिसमें नलिकाएं नहीं होती है, डक्ट नहीं होती है, दैट मीन्स वो जो अपना हार्मोन है डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है। तो उस ब्लड का कौन सा पार्ट हार्मोन के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है? तो आप बोलोगे प्लाज्मा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जब बॉडी से जो गंदगी होती है, ब्लड का कौन सा पार्ट है जो बॉडी से गंदगी निकालती है? तो आप क्या बोलोगे? वो भी बोलोगे आप प्लाज्मा। दो क्वेश्चन याद रखना कि बॉडी में जो वेस्ट है, गंदगी है, वो बाहर कौन निकालता है? प्लाज्मा। हार्मोन को कौन पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है? तो आपको याद रखना है प्लाज्मा। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है? तो याद रखें 90% तक जो होता है, 82 से 90% तक इसमें पानी होता है। तो सिंपल, मैक्सिमम पार्ट जो होता है प्लाज्मा का क्या होता है? तो पानी होता है। 90% तक पानी होता है और जो बाकी 10% जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है? तो वो आपका खनिज होता है। और इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है जो आपने फाइब्रोनोजिन पढ़ा होगा, फाइब्रोनोजिन आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जब कोई कट लग जाता है हमारे हाथ में तो क्या होता है? वहां ब्लड क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। किसके कारण पूछा जाता है? तो वो पूछा जाता है आपका फाइब्रोनोजिन के कारण। ये तो बच्चे कर लेते हैं। वही अगर पूछा जाए कि फाइब्रोनोजिन किसका पार्ट है तो आप क्या बोलोगे? ये जो है आपका प्लाज्मा का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्लाज्मा का पार्ट। तो यहां आपने क्या सीखा? फाइब्रोनोजिन से क्या होता है? आपका थक्का बन जाता है। ठीक है। दो क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज मत करना। अगर बोले कि बॉडी में जो रक्त है, ठीक है, पूरे बॉडी में जो रक्त दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? किस लिए नहीं बनता है? किस पिगमेंट के कारण नहीं बनता है? तो आपको याद रखना है हेपरिन। क्या मैंने बोला? हेपरिन। कि बॉडी में थक्का क्यों नहीं बनता है? जो हमारे बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जो ब्लड पूरा सर्कुलेट हो रहा है, कभी थक्का नहीं अंदर बनता है। क्यों? हेपरिन के कारण। और जो बॉडी के बाहर कभी कट लग जाता है, ठीक है, तो क्यों थक्का बन जाता है? किसके कारण? तो फाइब्रोनोजिन के कारण। तो थक्का क्यों नहीं बनता है बॉडी के अंदर? तो आपको हेपरिन। और बॉडी में थक्का मतलब थक्का बन जाता है बॉडी के बाहर अगर कुछ कट लग जाता है तो आपका फाइब्रोनोजिन। और फाइब्रोनोजिन के साथ और कौन सा एक विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन के। ठीक है। विटामिन के जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। विटामिन के और फाइब्रोनोजिन के हेल्प से जो बाहर जो कुछ भी कट लग जाता है तो थक्का बन जाता है। और बॉडी के अंदर थक्का किसके कारण नहीं बनता है? तो हेपरिन के कारण। विटामिन के से याद रखिएगा, विटामिन के एंड डी, ठीक है, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं। विटामिन डी स्किन में बनता है और विटामिन के हमारा जो आंत है, इंटेस्टाइन में बनता है। कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई कोली बैक्टीरिया। जो भी बोल रहा हूं प्लीज समझ लेना कि वो क्वेश्चन छपे हुए हैं और आपका आगे भी छपेगा। ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो यहां से आप ब्लड का आपने हेपरिन समझा, फाइब्रोनोजिन समझा, विटामिन के समझा। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये तो पहला था, इतना क्वेश्चन बनता है इसका पहला वाला पार्ट से, ब्लड का पहला वाला पार्ट से, प्लाज्मा से बनता है। ठीक है। और याद रखिएगा प्लाज्मा का दो काम और है। प्लाज्मा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। और क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। पूछेगा कि कौन सा पार्ट ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? तो प्लाज्मा। और सिंपल सी बात है, कहीं घाव लग जाता है तो वो उसको भर देता है। सिंपल से क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि इसमें फाइब्रोनोजिन होता है। फाइब्रोनोजिन किसका पार्ट है? प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो आपने पढ़ा कि जो आपका जो ब्लड का दो पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका रक्त कोशिकाएं, दैट मींस ब्लड सेल्स। तो जो आपका जो प्लाज्मा है, ठीक है, याद रखेगा ये 55%, मतलब ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है आपका क्या होता है? आपका रक्त कोशिकाएं, दैट मींस ब्लड सेल होता है। और उस 55% का जो प्लाज्मा है उसमें क्या 90% क्या होता है? पानी होता है। सही पकड़े हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब हम लोग आते हैं ब्लड सेल्स में, मतलब ब्लड कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं हम लोगों को, क्योंकि उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, तो अभी हमारा एक पार्ट प्लाज्मा वाला खत्म हुआ, दूसरा पार्ट हमारा क्या हुआ था? आरबी, मतलब हमारा रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं में कौन सा कोशिकाएं? ब्लड सेल्स में, ठीक है, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं। तो एक होता है आपका लाल रक्त, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है,
लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो आरबीसी है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? तो आपको आंसर देना है आरबीसी, रेड ब्लड सेल का सबसे ज्यादा मात्रा होता है। अब इनका जो ऑर्डर नेम, ठीक है, जो ऑर्डर नेम है ये भी पूछा जाता है। पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइटिस किसको बोला जाता है? तो एरिथ्रोसाइट जो बोला जाता है ये बोला जाता है आरबीसी को। उसके बाद आपको पूछा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसको बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट जो है ये आपको प्लेटलेट्स को बोला जाता है। सुनते हुए चलो लिख लेना, वर्ड इधर से उधर भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप थ्रोम्बो तो याद रखोगे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड कर्पसेल्स होता है वो 3 प्रकार का आपने पढ़ा, जिसमें कि ब्लड आपका आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चंस ब्लड से पूछा जा रहा है, हम क्वेश्चंस वाइज ही करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आपका एनीमिया एक बीमारी हो जाती है, अब यहां से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो मैं बताता हूं कैसे। जो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी जैसे कि, तो पहला क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि आपका, ठीक है, आपको एनीमिया हो गया, तो एनीमिया आखिर क्या है? क्या है? तो याद रखना ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एनीमिया हो जाना मतलब क्या होता है? तो आपका जो बॉडी में ब्लड कम हो जाने को एनीमिया बोलते हैं। ब्लड कम हो जाना ये नहीं कि आपका ब्लड कम हो गया, दैट मीन्स आपका हीमोग्लोबिन घट गया है, और जब आपका हीमोग्लोबिन घट जाएगा आप किसी को ब्लड भी डोनेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जो एनीमिया है, एनीमिया बीमारी जो है, एनीमिया बीमारी, ठीक है, क्यों होता है? तो सबसे पहले याद रखना आरबीसी का आपका कमी हो गया। आरबीसी का कमी हो गया मतलब क्या? आपका हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, और हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, आरबीसी का कमी हो गया, मतलब आपका रक्त का कमी हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है आपका आरबीसी होता है। दूसरा, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? देखो आरबीसी की कमी से क्या होता है आपका एनीमिया, ब्लड, बॉडी में ब्लड की कमी का मतलब एनीमिया, फोलिक एसिड का कमी का मतलब भी आपको याद रखना है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का अगर आपका कमी हो जाता है बॉडी में तो आपका एनीमिया। आयरन का अगर आपका कमी हो गया बॉडी में तो आपका एनीमिया। क्यों? क्योंकि जो आपका रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है, याद रखना रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल में। और हीमोग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लिखते हैं ना हम लोग यहाँ, हीमोग्लोबिन, HEMO, हीमोग्लोबिन। तो हीमो जो है बेसिकली ये आपको आयरन को डिनोट करता है, और ग्लोबिन जो है आपका बेसिकली ये प्रोटीन को डिनोट करता है। तो हीमोग्लोबिन जो बना है, ठीक है, जिसके कारण एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा ब्लड रेड क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आपका प्रोटीन प्लस आपका होता है आयरन, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको पूछेगा कि ब्लड में कौन सा मेटल होता है, कौन सा धातु होता है? तो आपका आयरन होता है, ठीक है, समझ में आया? तो आपका आयरन का कमी से क्या होता है? तो एनीमिया। और आपको पूछेगा कि विटामिन B12 का कमी से क्या होगा? तो आपका एनीमिया। तो इतने क्वेश्चंस आपको सिर्फ एनीमिया पे पूछेंगे, एक एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख दिया। कोई इस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी टीचर आप ले लो, जो हम करवा रहे इस तरीके से कोई नहीं करेगा, मुझे पता है वो चीज, ठीक है। तो आरबीसी का कमी से एनीमिया, आपके बॉडी में अल्प रक्त हो गया, मतलब बॉडी में आपका ब्लड का कमी हो गया, डेट मीन्स आपका एनीमिया। फोलिक एसिड का कमी हो गया, डेट मीन्स एनीमिया। आयरन का कमी हो गया, डेट मीन्स एनीमिया। और B12 का कमी हो गया, ठीक है, तो आपका विटामिन B12 का, तो आपका एनीमिया। अब एनीमिया को अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए विटामिन B12 लेना होगा, ठीक है। और आपको आयरन, मतलब आपका जो हरा सब्जी है, इसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पालक खाना पड़ता है, क्योंकि पालक में बहुत आयरन होता है। तो एनीमिया को ठीक कैसे करोगे? B12 और आपका आयरन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। इतना चीज समझ गए? अब एक होता है एनीमिया और एक होता है इस्केमिया, ठीक है, यहां हमने कहीं लिखा होगा इस्केमिया, याद रखना ये भी एक बीमारी है। एनीमिया से इसको कंफ्यूज मत करना, इस्केमिया, ठीक है। अब एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है आपका ब्लड का कमी हो जाता है, बट इस्केमिया में क्या होता है कि बॉडी में ब्लड तो है, बट जहां उसको रिक्रूटमेंट है, मतलब जहां बॉडी में जरूरत है वो उस जगह पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, ये चीज आप समझना। तो ये भी आपका
क्या है, आपका ब्लड का ही बीमारी है। ये है एनीमिया, ठीक है, जिसमें के बारे में इतना बने। और इस्केमिया मतलब बॉडी में खून का आपूर्ति नहीं हो रहा है, सिंपल वर्ड मैंने बताया। क्या, बॉडी में अगर खून का आपूर्ति नहीं हो रहा है तो उसमें एक बीमारी हो जाता है, वो है आपका इस्केमिया। इस्केमिया और एनीमिया अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। तो आरबीसी का हम लोग बात कर रहे थे। आरबीसी आपके पूरे बॉडी में क्या करता है, तो पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है, तो आपको याद रखना है आरबीसी करता है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पूरे आपके बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है, आरबीसी। बट यही बोलो कि हार्मोन आपके पूरे बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा, ठीक है। रेड कलर ऑफ ब्लड क्यों होता है आपका, तो आपका हेमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। एनीमिया बीमारी के बारे में मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद ये जो आरबीसी है, आरबीसी जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो अर्थवर्म होता है, जो आपका केचुआ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आरबीसी नहीं मिलता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझाया था, जो अर्थवर्म का अगर मैं बात करूं तो कौन से ग्रुप से आता है, वो एनेलिडा ग्रुप से आता है, याद रखिएगा। और वो अपना सेक्स भी चेंज कर सकता है, सब फैक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आरबीसी किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थवर्म में आरबीसी नहीं पाया जाता है। और एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जो आपका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, या ये जो लाल कोशिकाएं होती है, ठीक है, इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। बट दो ऐसे जानवर है, एक है आपका कैमल, ठीक है, और एक है आपका लंप। ये लंप भी थोड़ा कैमल जैसे ही दिखता है। तो कैमल और जो लंप होता है, ये दो ऐसे जानवर है, LUMP, ठीक है, जिनके जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसमें भी आपका केंद्रक होता है। समझ में आया? वीडियो को फिर से एक बार और देख लीजिएगा। तो केमल और लंप में क्या है कि आपका रेड ब्लड सेल में भी आपका केंद्रक होता है, बट जनरली आपका जो रेड ब्लड सेल है उसमें आपका आपका केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अब आरबीसी से और क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, पहला तो याद रखोगे इसका जो क्या ये बनता कहाँ है, तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा, या उसको बोला जाता है लॉन्ग बोन मैरो। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा या लॉन्ग बोन मैरो। मरता कहाँ है, इसको बोला कब्रिस्तान। पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहाँ है, तो आपको बोलना है कब्रिस्तान कहाँ है, स्प्लीन, जिसको आप बोलते हो प्लीहा, ठीक है, क्या बोलते हो आप, प्लीहा। तो पूछा जाएगा कि रेड ब्लड सेल का जो आपका रेड ब्लड सेल क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस बोलते हो ना, माथा भी कभी कभी ना दर्द होने लगता है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आराम से क्लास लेना, इस तरीके से घूमते फिरते में ना उतना पता नहीं चलता, बट कॉन्टिन्यूअस कभी आप कभी भी ना, जब कोई टीचर इस तरीके से पढ़ा रहे ना, आप खुद एक बार आना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, दिमाग में भी उस चीज़ को प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, और यहाँ भी बताना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ऑप्शन है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो मेहनत समझा करो, ठीक है, जो आपके सामने आया है, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, क्या है ना, कभी कभी शेयर कर लेता हूँ, और किससे शेयर करूँगा अब बताओ। तो ये क्या हो गया आपका, ये बोन मैरो। और एक चीज़ ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं 4 क्वेश्चंस यहाँ रख के मैं उसको ये नहीं कर, मुझे पता है किससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब भी आप ब्लड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लड क्या था। वही मैं 4 ऑप्शन करता हूँ तो वो ईजी होता है मेरे लिए भी, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू गिव बेस्ट, नॉट बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना आरबीसी रेड ब्लड सेल का मैं बात करूं तो इसका लाइफ स्पेन पूछा जाता है कि कितने दिन का इसका समय काल होता है, तो 120 दिन का होता है। ये बनता कहाँ है, तो आपका बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में बनता है। इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो स्प्लीहा या इंग्लिश में स्प्लीन को बोला जाता है, इसका कब्रगाह। उसके बाद पूछा जाता है कि हमारा बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो वो भी आपका स्प्लीहा को ही बोला जाता है, कि आपका बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो किसका बोला जाता है, स्प्लीहा को ही बोला जाता है। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर लो, आरबीसी 120 दिन इसका लाइफ होता है, बनता कहाँ है, बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में, जाके मरता कहाँ है, कब्रिस्तान किसका बोला जाता है, किस स्प्लीहा को क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है, किसका, आरबीसी का, क्योंकि इसमें जाके ये मर जाता है। और स्प्लीहा को ही बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लीन को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरबीसी। आरबीसी में ऑक्सीजन होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया, बाकी हमने यहां से सब चीज करवा दिया। उसके बाद ठीक है, चलिए
उसके बाद देखो जो ब्लड क्लॉट होता है, मैंने आपको बता दिया, जो रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक होता है फाइब्रिनोजिन और एक होता है विटामिन के। फाइब्रिनोजिन किसका पार्ट है, तो ये प्लाज्मा का पार्ट है, ठीक है। ये चीज आपको इसके मियाँ मैंने क्या बताया था, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें की है कि आपका जो बॉडी में जितना आपूर्ति चाहिए खून का उतना खून नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। मतलब बॉडी में तो खून है बट कहीं कहीं ब्लॉकेज होने से सब जगह खून नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। ये अल्प रक्त नहीं है, ठीक है, याद रखना, अल्प रक्त मतलब बॉडी में खून का कमी नहीं हो गया है, ठीक है। ये चीज आप समझना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ, अब कुछ बीमारी के बारे में और हम लोग ब्लड से बात कर लेते हैं, जो जो पूछा गया। जैसे कि हेमोफीलिया, एक हेमोफीलिया बीमारी होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपका रक्त रिसाव हो रहा है, मतलब अगर किसी कारण से रक्त निकल रहा है तो वो बंद नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, वो बंद नहीं होता है, क्यों होता है, उस पर थक्का नहीं बन पाता है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया बोलते हैं। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, थक्का नहीं बन पाता। और याद रखिएगा ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है मतलब एक से पीढ़ी से दूसरे को ये फैलता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ब्लड ग्रुप का बात करें, सबसे पहले बात करें कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो ए 2 3 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ, जिसमें कि आपका ए बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, पहला पॉइंट। और याद रखिएगा जो ए बी है, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, सिर्फ उसमें एंटीजन होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। तो आपको याद रखना है ये है आपका ए बी। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ है, सर्वदेही, मतलब ये क्या, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। ए बी में क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, उसमें सिर्फ एंटीजन होता है ए और बी। और ओ में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है ए और बी बट इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये ब्लड ग्रुप का याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लेंस टेनर ने किया था, आपको ये चीज याद रखना है। और उसके बाद अगर आप मैं पूछूं जो रक्त परिसंतंत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग रक्त परिसंतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो वो किसने डिस्कवर किया था, तो आपका विलियम हार्वे ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है। और जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जब भी आप ब्लड ट्रांसफर करोगे, एक से दूसरे को जब भी ब्लड देते हैं तो दो चीज जरूर चेक किया जाता है ब्लड का, वो है आपका ब्लड ग्रुप की कौन से ग्रुप का हो, और उसके बाद पूछा जाता है आपका RH फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब जो थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल का तो हमने बात कर ही लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा व्हाइट ब्लड सेल का, ठीक है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अगर हम लोग व्हाइट ब्लड सेल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल अगर मैं पूछूं कितने प्रकार का होता है, तो यही बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है बेसिकली याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स, क्या बोला जाता है, इसलिए बोलता हूं ये सब मैं स्टेटस में भी डालता हूं, ठीक है, तो स्टेटस देखने के लिए नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाना, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या होता है मोनोसाइट, तीसरा क्या होता है एजिनोफिल्स, और चौथा क्या होता है आपका लिम्फोसाइट, और लास्ट वाला होता है आपका मोनोसाइट। इसमें काफी चीज सीखने के लिए, ठीक है, बट अभी 2-3 चीज मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है 5 प्रकार का, ठीक है। कौन सा आपके, क्योंकि एलिमिनेट करने आएगा, ठीक है, बीपीएससी थोड़ा इस तरीके से सोचता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, एजिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। अब 2 चीज याद रखना, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका मोनोसाइट, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। और व्हाइट ब्लड सेल का हमारा काम मेनली क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता हमारे अंदर बढ़ाना, ठीक है, ताकि हम बीमारी से लड़ पाए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज सीखने के लिए, बट अभी हम इसमें उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर से सोचोगे सर कितना पढ़ा दिए, ठीक है। तो इतना आप एटलीस्ट अभी याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो ब्लड जो होता है नॉर्मल ह्यूमन में, ठीक है, एडल्ट होने के बाद 5 से 6 लीटर होता है आपका मेल में, ठीक है, और 4 से 5 लीटर होता है आपका, मतलब 5 से 6 लीटर होगा लड़का में और 4 से 5 लीटर होगा आपका लड़की में, ठीक है।
तो इतना चीज़ एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए ब्लड से। आई थिंक ये बहुत है। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा जो मेरा मेहनत है। बाकी अगर कुछ चेंजेस चाहते हो, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का कुछ मत कीजिएगा क्योंकि मेहनत उतनी ही लगती है। अगर हिंदी इंग्लिश में लिखने लगूंगा तो फिर आप मेरे बातों पे बस ध्यान दो, ठीक है, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने उनको PDF प्रोवाइड किया है, ठीक है। जय हिंद, स्टडी हार्ड।